नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी सीजन 2 के एपिसोड 3 में। आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा से 2 बार के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता श्री सोहनवीर सिंह जी। सोहनवीर जी, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल पर। धन्यवाद आपका। सोहनवीर जी, आप 1996 और 1998 में 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार आप विजयी हुए, तो किस व्यक्ति से आपका प्रमुख मुकाबला दोनों बार रहा? मेरा मुकाबला 1996 में संजय चौहान, वो सपा के कैंडिडेट थे, समाजवादी से जी, उनसे मुकाबला था। मुख्य मुकाबला संजय चौहान से था जी। और 98 में? और 98 में हरिंद्र मलिक जी सपा के कैंडिडेट थे जी। मुख्य मुकाबला हरिंद्र मलिक से था। तो हरिंद्र मलिक जी उस समय भी समाजवादी पार्टी में थे? हाँ, 1998 में वो समाजवादी पार्टी में थे जी। और समाजवादी पार्टी के वो कैंडिडेट थे। सोहनवीर जी, 1999 में आपने तीसरा लोकसभा का चुनाव लड़ा और दुर्भाग्य से आप कांग्रेस नेता सईदुज्जमा से हार गए। तो चुनावी हार के क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं? चुनावी हार के कारण ये थे कि मुझे उसमें चुनाव हुआ वो सितंबर 1999 में जी। तीसरा चुनाव मेरा लोकसभा का जी। सितंबर 1999 में हुआ जी। और ये समय का दुर्भाग्य कहो या क्या कहो, वो 4 साल में 3 चुनाव लोकसभा के मुझे लड़ने पड़े जी। वो जो तीसरा चुनाव था वो पता, अब जैसे मैंने आपको कहा कि 99 सितंबर में हुआ मुजफ्फरनगर में जी। तो मैं जहां तक मेरे याद है 25 सितंबर शायद वो डेट थी जब वोटिंग होगा जी। तो मुझे फरवरी 99 में कैंसर शुरू हो गया। आपको? हाँ, कैंसर शुरू हो गया जी। और मार्च में उसने काफी भयंकर रूप मेरे गले में और छाती में और पेट में गांठें बन गई। तो उसकी बायोप्सी कराई, बायोप्सी में वो 3rd स्टेज कैंसर आया। अरे! तो जो मेरे छोटे भाई डॉक्टर धर्मपाल सिंह यहाँ सर्जन है, जिले के मशहूर सर्जन है वो जी। तो धर्मपाल सिंह मुझे लेके हिंदुस्तान के जो सबसे बढ़िया डॉक्टर हैं कैंसर के, डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी, वो बम्बई के जसलोक अस्पताल में वो कैंसर के डॉक्टर हैं। जसलोक न जाना माना अस्पताल है। जाना माना अस्पताल है जी। और उनकी काफी उम्र हो गई है, अभी वो अपाहिज है पैरों के, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी जी। लेकिन आज भी वो मतलब हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर कैंसर के हैं जी। अभी भी ट्रीटमेंट करते हैं? अभी भी ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो उनका मेरा ट्रीटमेंट चला और मुझको कैंसर की थेरेपी लगनी शुरू हो गई जी। ये फरवरी 99 से कैंसर की थेरेपी लगनी शुरू हो गई जी। उधर तो कैंसर की थेरेपी हर वीक थेरेपी लगती थी। आपको मुंबई जाना पड़ता था? बम्बई जाना पड़ता था, मुझको ले जाते थे और पूरी साइकिल वहां से लेकर आते थे ट्रीटमेंट की, डॉक्टर डीपी सिंह मेरे छोटे भाई जी। और वो बराबर वहां पे उनके डॉक्टर अडवाणी के संपर्क में रहे जी। और ऐसी स्थिति बनी हुई कि रात को तो मुझे केमोथेरेपी लगती थी और दिन में मैं अपना प्रचार करता था। भयंकर दर्द से आपको जूझना पड़ता? जबरदस्त मुझे कैंसर था जी। और लेकिन ये पब्लिक में नहीं बताया कि मुझे कैंसर है। अच्छा, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं? दो डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा भाई अब मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आप इनका चर्चा मत करो जी। हालांकि मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था कि मेरी स्थिति क्या है। मेरी बहुत खराब स्थिति थी मेरी। तो आपको जानकारी थी कि आप कैंसर से जूझ रहे हैं? जानकारी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर सुरेश अडवाणी ने कि इसमें आपकी 3rd स्टेज है जी। और 20% चांस आपके बचने के हैं जी। और अगर आपने कीमोथेरेपी बर्दाश्त कर ली जी तो जान बच सकती है जी। नहीं तो मुश्किल है। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, जो भी है आप ट्रीटमेंट शुरू करो, तो जो भी देखा जाएगा जी। तो मैंने कोई चिंता नहीं करी। मैं कहा ये जीवन का आना जाना कोई है सिलसिला है जी। इसे जब तक जीवन भगवान देगा है, जो नहीं देगा तो नहीं देगा, क्या बात है उसमें। तो उसकी चिंता मैंने की नहीं जी। लेकिन वो कैंसर की वजह से ही मैं लोगों से मिल नहीं पाया 8 महीने बराबर जी। और वो 8 महीने ना मिलना ही मेरे लिए बड़ा अभिशाप बन गया जी। और लोगों को जानकारी थी नहीं कि मुझे कैंसर है जी जी। तो ये चीज हार की बनी मेरे विशेष रूप से। तो ये तो भाग्य ने आपका साथ दिया, क्योंकि 1996 में सरकार बनी, अल्पमत में गिर गई, 98 में अल्पमत में गिर गई। अच्छा, 4 साल में 3 चुनाव लोकसभा के लिए लड़े। तो कांग्रेस पार्टी से सईदुज्जमा आपके खिलाफ थे, तो क्या वो किसी गठबंधन से थे या? वो इनका कांग्रेस से गठबंधन था, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे।
और चौधरी अजीत सिंह उनके साथ थे। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी से उनका गठबंधन था। हाँ, उनके जो था उसमें चौधरी साहब की। जी, और आपका उनसे मुख्य मुकाबला था। हाँ, थोड़ी वोटों से मैं वो चुनाव यूज कर गया था। सोनवीर जी, आप राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपके संबंध बहुत मधुर है, ऐसा दिखाई दिया है कई बार मंचों के माध्यम से। तो किस तरीके से आपके संबंध मुख्यमंत्री जी के साथ इतने मधुर बन पाए? उसका ये, आपने मेरे जो चुनाव लड़े मैंने 3, शायद किसी सभा में, कोई सभा में ऐसी नहीं होगी चुनावी सभा जी, या वैसा संपर्क लोगों से रहा हो जी, कि जिसमें चौधरी चरण सिंह की मैंने चर्चा नहीं की हो, जी, चौधरी चरण सिंह का गुणगान न किया हो, जी, कि चौधरी चरण सिंह का जो आचरण था वो बहुत हिंदूवादी, राष्ट्रवादी और तुष्टिकरण रहित उनका आचरण था। जी, वो तुष्टिकरण ना हिंदुआ करते थे ना मुस्लिम का करते थे। जी। राष्ट्र के बारे में जो बात होती है वो चौधरी साहब कहते थे। जी, उनमें कहने की हिम्मत थी, क्योंकि जो बीजेपी में दीनदयाल उपाध्याय के अंदर थी, जी, दीनदयाल उपाध्याय भी बीजेपी में एक तरह से चौधरी चरण सिंह का चरित्र ही था। जी, वो चौधरी साहब का चरित्र था, वो दीनदयाल उपाध्याय का चरित्र ही था। जी, वो हिंदुओं में जाति उनको बर्दाश्त नहीं थी चौधरी साहब को, और दीनदयाल उपाध्याय भी हिंदुओं में जाति उनको बहुत नफरत करते, जाति से नफरत करते थे। वो जाति भी ही हिंदुओं का वो थी उनकी अवधारणा। अंतरजातीय विवाह को अभी भी हिंदू समाज ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने उस जमाने में इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। स्वीकार किया, उनका रसोईया, आप साथ भी किया। उनका रसोईया हरिजन था चौधरी साहब। जी, और दीनदयाल उपाध्याय जी भी एक चुनाव लड़े, हार गए वो। उन्होंने कहा भी आप जातिवाद की बात एक कर दो, यहाँ उस फला जाति के बहुत वोट है उनकी बात कर दो। उन्होंने कहा मैं चुनाव हारू या जीतूं, मैं जातिवाद की बात नहीं करूंगा। जी, तो वो एक तरह से दीनदयाल उपाध्याय जी, चौधरी चरण सिंह का चरित्र एक सा ही था लगभग। जी, और बचपन से मैं शिवाजी गुरु गोविंद सिंह का पूरा भक्त रहा हूँ। वही विचारधारा मेरे अंदर रही है, और उसी विचारधारा में, उसी ईमानदारी पे, उसी देशभक्ति पे मैं चला। बाकी जो हिसाब है, और वो जो है योगी जी, क्योंकि वो भी इसी विचार के हैं। जी, वो एकदम अपने अटल हैं, जो योगी जी हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं और तुष्टिकरण रहित हैं। जी। तो वो इसलिए वो थोड़ा उनसे मेरा तालमेल ठीक है। योगी जी के बाद हम मोदी जी पर आते हैं। बहुत से नेताओं के पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के साथ हेलीपोर्ट पैड पर फोटो है, लेकिन आपकी तस्वीरें किसी कमरे में उनके साथ एकांत में वार्ता करते हुए हमने देखी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1-2 ही नेता ऐसे होंगे जो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी से मिले हों। तो कैसे आपने प्रधानमंत्री जी से भी इतने अच्छे संबंध बना के रखे हैं? प्रधानमंत्री से मिला मैं, मेरी 2 बार व्यक्तिगत मुलाकात हुई जी, और मैं उनसे दोनों बार मैंने कहा कि आप जो आए हो इस देश में हिंदुत्व के योद्धा, जी, हिंदू समाज तो बड़ी योद्धा मान रहा आपको, जी, हिंदुत्व के योद्धा हो आप। आपके बहुत सारे कब्र सन हैं, आप प्रधानमंत्री हो, पूरी दुनिया में आपके संबंध आपको बनाने हैं, बिल्कुल। वो आपकी पॉलिसी होंगी, लेकिन ये तुष्टिकरण पे आपको चोट करनी है। जी। और उन्होंने तुष्टिकरण पे चोट भी की है। जब देश के हिंदुओं ने देखा कि ये मोदी जी है, ये तुष्टिकरण, जो कांग्रेस ने तुष्टिकरण चला है, जी, और योगी कांग्रेस के राज में हिंदुओं का मनोबल कितना डाउन हुआ, जी, और मुस्लिम की गलत से गलत बात को भी उन्होंने स्वीकार किया कांग्रेस। जी, और कांग्रेस एक तरह से मुस्लिम लीगी कांग्रेस होगी। मैं बहुत दिनों से मैं कहता हूँ, मैं कांग्रेस नहीं है, ये मुस्लिम लीगी कांग्रेस है। जी, ये नेहरू जो है, ये हिंदू नहीं था, ये हिंदू में ढोंगता है, ये मुसलमान था, ये नेहरू जो था। और तो उसमें मोदी जी ने उस पर चोट की, मोदी जी ने उस पर तुष्टिकरण नहीं किया। मुस्लिम का भी उन्होंने साथ दिया, जो अच्छे मुसलमान थे, मुस्लिम का भी उन्होंने संरक्षण भी किया। तमाम योजनाओं से मुस्लिम समाज उनको लाभान्वित हो रहा है, मुस्लिम के बिना घर किसी भी भेदभाव के। घर भी दूर करे उन्होंने। जी, अगर मकानों का हिसाब लगा हुआ है तो ज्यादातर मकान मुस्लिम के ही बने हैं। निश्चित रूप हिंदू के मुकाबले। उज्ज्वला योजना से मुस्लिम हाँ, समाज, मोदी के मोदी बिल्कुल, आयुष्मान योजना से मुस्लिम समाज लाभान्वित हुआ है। गैस की योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो मकान की योजना हो, चाहे वो और कोई सी योजना हो, उसका स्वास्थ्य बराबर संबंधित आयुष्मान योजना, लाभ दिया मोदी जी ने। तुष्टिकरण नहीं किया, बिल्कुल। तुष्टिकरण पे चोट की उन्होंने। तो मैं उनसे यही मेरी बात हुई थी। जी, सोनवीर जी, कुछ व्यक्तिगत आप अपने बारे में बताएं। किस गांव के आप रहने वाले हैं? कितना आप पढ़े लिखे हैं? परिवार में आपका कौन कौन है? आय के आपके साधन क्या है? हाँ, मैं, हमारा गांव जानसठ के बाद राजपुर गांव है, जी, राजपुर तिलोरा। राजपुर तिलोरा। जी, हमारे पिताजी बहुत ही कर्मठ किसान थे, बहुत मेहनती किसान थे। जी, तो किसान पृष्ठभूमि से आप? किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। जी, तो हम चार भाई हैं। जी, बड़े भाई जो उसमें आबकारी में वो थे जॉइंट कमिश्नर, जी। सर रिटायर हो गए। जी,
और दूसरा नंबर मेरा है, मैं बीएससी एलएलबी मेरी योग्यता है। बीएससी एलएलबी फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे मैंने बीएससी की थी जी। और मेरी बीएससी एलएलबी मेरी योग्यता है। तो यही छोटूराम डीएवी कॉलेज से कॉलेज से जी। और मुझसे छोटे जो है वो डॉक्टर एसपी सिंह है, वो उसमें एनेस्थेटिस्ट है, एमडी है वो जी। और उनसे छोटे डॉक्टर धर्मपाल सिंह है, वो एमएस जनरल सर्जन है, एमएस है। जाने माने सर्जन है। दो बेटे हैं मेरे, एक बेटा मेरा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है जी, और दूसरा बेटा मेरा दिल्ली एम्स में कैंसर विभाग में एडिशनल प्रोफेसर है। बहुत बढ़िया। ये मेरी तो आपका भरा पूरा शिक्षित परिवार है, एक बहुत क्योंकि ईमानदारी और राजनीति इस समय एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। जो व्यक्ति राजनीति में है वो ईमानदार नहीं है, जो ईमानदार है वो राजनीति में नहीं है। लेकिन आपका उदाहरण राजनीति में रहते हुए ईमानदार नेता के तौर पर आपका नाम लिया जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सोनवीर सिंह जी, अगला सवाल हमारा आपसे है, आपके समय की भाजपा, 90 के दशक की भाजपा और यानी कि अटल आडवाणी जी की भाजपा और आज मोदी और अमित शाह की भाजपा, कितना अंतर आप महसूस करते हैं? उस वक्त जो है अटल जी, चूंकि उनकी गवर्नमेंट जो थी वो समित गवर्नमेंट थी, मिलीजुली गवर्नमेंट थी जी। उन्हें बहुत सारी चीज उन्हें अटल जी नहीं कर पाए जी। लेकिन उनकी बहुत सारी जो उनके सेंटेंस थे वो उस टाइम के उनके सेंटेंस आज वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं जी। जैसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो वहां हुआ उसमें उनके पार्लियामेंट में उसमें 13 दिन की गवर्नमेंट थी जी। और मैं उसमें एमपी था उस टाइम, सांसद बने थे एट दैट टाइम जी। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जब उन्हें मजाक उड़ाई उसकी कि भाई हमारी ये है, तो उन्होंने कहा था कि देखना एक दिन पूरे भारत में हमारा राज होगा। बिल्कुल। ये अटल बिहारी वाजपेयी का दृष्टिकोण था जी। ये उससे पहले, हमसे भी पहले जब ये भाजपा बनी और उन्होंने वहां भाषण दिया केरल में, कालीकट या कहाँ वो सही में जगह मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा था शायद मुंबई में अधिवेशन हुआ था, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। उन्होंने अटल जी ने कहा। हाँ, ये अटल वाक्य बन गए देश में। अब 3 चीज आपको बताऊंगा, तो जो उन्होंने कही थी वो किस तरह से आगे फ्यूचर में एग्जीक्यूट हुई है। जी। तीसरी उन्होंने बात कही थी ममता को कि ममता जी बीजेपी को गाली दो, बीजेपी का विरोध करो, लेकिन राम को गाली मत देना। राम को गाली मत देना। ममता ने राम को गाली दी, मिट्टी मिल गई। बिल्कुल। तो अटल जी के क्या सेंटेंस थे वो उनके थे, वो इतना बुरा हश्र शायद किसी भी विपक्षी पार्टी का चुनाव हारने के बाद न हुआ हो जितना तृणमूल कांग्रेस का हुआ है। मैं उनकी अटल जी की एक चीज बात जो थी वो ऐसी अमिट थी कि उन्होंने कहा कि आदमी क्या चाहिए, 4 जोड़ी कपड़े 4 रोटी। जी। और अटल जी एक मतलब सेंटेंस कहा कि जब गवर्नमेंट गिरी 13 दिन की कि भ्रष्टाचार को, मैं चिमटी से छूता नहीं। बिल्कुल। चिमटी से छूता नहीं। ऐसी सरकार जो तोड़ फोड़ से बनती हो तो मैं चिमटी से भी छूना पसंद है। अभी ये तो अटल जी वाली बात हुई। अब आज की बात जो आपने कहा ना क्वेश्चन, वो आज की बात जी। आज की भाजपा में उसकी भाजपा में क्या फर्क है? जी। आज की भाजपा नरेंद्र मोदी कई भाई है जी। और लेकिन उनके भाई की ये पोजीशन है, इतनी गरीबी में है, निश्चित रूप से जहां घर छोड़ के आए थे वो तो वैसे घर है। और मोदी के पास कुछ देसी, जो कुछ है उनके लिए देसी है। बिल्कुल। जब मैं उनसे मिला, मैंने कहा मोदी जी, मैं कहा आप कम से कम माता जी को लाके पार्लियामेंट हाउस तो दिखा दो कि मैं उनका बेटा कहाँ प्रधानमंत्री किस घर में रह रहा है। बिल्कुल। मैंने कहा उसके एक सप्ताह बाद ही उनकी माता जी पार्लियामेंट हाउस आई, वहां गई थी, तस्वीरें हैं, उनके रेजिडेंस में आई थी। बिल्कुल। मैंने कहा था उससे 8 दिन पहले मेरा था उनसे, मैं कहा माता जी कम से कम लाके दिखा दो कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री देश का, काफी सेवा उन्होंने किस घर में रहता है, उस घर को देख ले। तो माता जी आई थी वो, तो चीज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं जी। और योगी जी से मैं मिलता हूँ, बात होती है उनसे, तो वो यही बात होती है जैसा वो, चूंकि वो तुष्टिकरण के जो खिलाफ है, बिल्कुल। मुख्तार जैसे सब एक्शन लेना और क्या नाम ये था वो इलाहाबाद वाला अतीक अहमद पे एक्शन लेना, गवर्नमेंट से रखते थे, गवर्नमेंट के मालिक थे वो सपा का रात दिन एक ही प्रयास है कि हिंदू को तोड़ो। बिल्कुल। हिंदू को तोड़ो, मुस्लिम को कितने गलत काम करना है उसमें क्यों नहीं बोलते आप? मुस्लिमों को जोड़ना, हिंदुओं को उसमें बोलना चाहिए ना। बिल्कुल। भाई आपने कभी अतीक की उखड़ा हो, आपने कभी उसका किया हो,
उनके उसमें जो उसमें बहराइच में उनकी दरगाह है, उसमें कितना गबन हो गया पैसे का। बिल्कुल। वहाँ एक सेंटेंस से बोलते राम मंदिर चिल्ला रहे, राम मंदिर तुमने चंदा दिया, राम मंदिर तुम देखने गए, राम मंदिर के लिए क्या सेक्रीफाइस आपको कहना है क्या हक है इसके बारे में? बिल्कुल सही बात। अगर कोई बात है भाई, कोई बात है तो ठीक है, उसकी जांच हो रही है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप राम मंदिर को बुरा कह दो, हिंदू समाज को बुरा कहना शुरू कर दो, क्यों? ये ठीक नहीं है। सोनवीर जी, हालांकि आप बहुत अल्पकाल के लिए सांसद रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी उपलब्धि, विशेष आपकी उपलब्धि रही हो जो आपने अपने संसदीय कार्यकाल में मुजफ्फरनगर के लिए हासिल की हो? हाँ, मेरी बाकी जो विकास हुआ वो तो मैं आपको क्या कर देना होगा भैया जी। लेकिन एक चीज जो थी वो मेरी आज भी कायम है जी। मैंने किसी गांव में भी कहीं भी मेरा जो कॉलम था वो हिंदुवादी था जी। जातिवाद का कोई कॉलम मेरी लाइफ में कभी रहा और ना है आज भी जी। किसी गांव में मैंने दुश्मनी नहीं करवाई आपस में, चाहे वो मेरा वोटर हुआ चाहे मेरा वोटर नहीं हुआ। अगर मेरा वोटर नहीं भी है और उसका कोई वो नजर जाती हो रही है तो मैंने उसका साथ दिया, कोई बात नहीं, मेरा वोटर नहीं है भाई, इतना महान तो मैं हो नहीं, मेरे को ज्योतिषी से तो हो नहीं, ये सब मुझको वोट देंगे। लेकिन मैंने उसका भी जो पीड़ित था उसका साथ दिया। और गांव में आज भी इतना लंबा टाइम, मुझे 27 साल मुझे चुनाव लड़े हो गए, लेकिन आज भी किसी गांव में कहीं चला जाऊं वो लोग बड़ा प्यार करते हैं, सम्मान से मतलब वो होता आपने है। पार्टीबाजी स्थापित ये चीज नहीं, और पूरा समाज हिंदुवादी समाज रहा, हिंदू की दृष्टि से रहा। मुसलमान भी पीड़ित हुआ, मुसलमान मेरे पास आए, जो सब होते जी। 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 सोनवीर जी, अगला सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ आज की राजनीति को लेकर। आज जिस तरीके से राजनीति में पैसे का दुरुपयोग बढ़ गया है, अपराधीकरण भी बढ़ा है, स्टेटस सिंबल राजनीति को लोग मानने लगे हैं, एक सेवा भाव की कमी आज के समय में राजनीति में देखने को मिल रही है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? इस पे मैं बताऊं अनुज जी आपको कि आप सोरम काम ले लो। सोरम आप चूंकि बालियान खाप से ही हो आप जी। और सोरम जो बालियान खाप का गढ़ रहा, एक तरह से वो राजधानी कह सकते हैं उसको जी। सोहम गांव में आज हिंदू जाटों की जमीन मुस्लिम जाट खरीद रहे हैं। जी। जाटों घरों में ताले लग रहे हैं। जी। एक लड़का हो गया, गुर्जरों में, जाटों में, त्यागियों में, ब्राह्मणों में, बलियों में, ये एक लड़के पे आ गए। जी। और ये जो आबादी है, किस कदर मुस्लिम की आबादी किस कदर बढ़ रही है, जी। यही देश की बड़ी समस्या है। जी। आज देश को अगर बचाना है, क्योंकि हिंदू जो हैं ये 3 बच्चों पाने के नहीं। बिल्कुल। संघ भी हमारे जो संघ हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे नेता है संघ के, वो भी कहते हैं यही कि भाई हिंदू को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। और महात्मा भी, बहुत बड़े बड़े मठों के महात्मा भी कह रहे कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन हिंदू जो है ये 3 बच्चों पाने के नहीं, ये 1 बच्चे पर रहेंगे, 1 लड़के पर रहेंगे। और इसलिए इस देश को बचाने के लिए हम दो हमारे एक का एक सिद्धांत लागू करना चाहिए। वो तो हो नहीं सकता, चूंकि ये 3 पाओगे वहां 12 पा जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल एक तरफ से बिल्कुल ये विनाश की तरफ मामला चल रहा है। हम दो हमारे एक। इजराइल 1 करोड़ से कम का देश है, बिल्कुल। दुनिया में उसकी इज्जत है, उसकी सेना की इज्जत है, स्वाभिमान के साथ खड़ा है। अगर हम दो हमारे एक, तो ये इस देश में आतंकवाद खत्म करना ये एक रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता वो सभी के लिए लागू हो, सभी के लिए लागू। जनसंख्या नीति आप दो हमारे एक ये होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उस समीकरण मार सके। जिस समीकरण हम तो आएंगे, हम तो 2 बजे आए नहीं थे ना जाने के, ना तो हम घेर छोटा करने के, ना हम जमीन बांटने के, ना हम लोग मकान बांटने, हम नहीं बांटने के। हमें बीमारी इस चीज की, हमें इस चीज की बीमारी है, हम नहीं जा सकते। हम तो एक पा गए, तो जब हम एक पा गए सभी एक पाने चाहिए। फिर सोनवीर जी, 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप विजयी हुए। 1998 में फिर आपको टिकट दिया, आप फिर विजयी हुए। 1999 में आपको फिर टिकट दिया। आपको पार्टी ने आप पर 3 बार लगातार विश्वास व्यक्त किया, तो ऐसी क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर इतना भरोसा व्यक्त किया? कौन से कारण आप मानते हैं? अब यह पार्टी कोई सोचना चाहिए, क्या सोचा पार्टी ने मेरे प्रति, क्या सोचा है। और पार्टी ने टिकट दिया जी, तो मैं भी दिमाग में तो देशभक्ति थी, और इसके अलावा ईमानदारी से मैंने काम किया। देशभक्ति भी दिमाग में रहती थी, जातिवाद का कोई कॉलम नहीं था। ये सब बात तो मेरे पास थी, बाकी पार्टी। कोई पार्टी का नेता या संघ का अधिकारी जिसने आपको बढ़ाया हो?
विशेष धन्यवाद आप किसी का देना। जिले में तो वैसे मालती शर्मा जी मेरी माँ के समान थी, उनका आशीर्वाद है। मालती शर्मा जिले में आशीर्वाद था उनका। जी। और मैं, लेकिन मैं ये समझो आप 89 में राम मंदिर के लिए मैंने अयोध्या की रक्षा दी थी जी। 89 में। तो क्या संघ से भी आपकी पृष्ठभूमि रही है? मैं तो बीजेपी से मैं आऊँ, संघ से अच्छा, बीजेपी से आप सीधे आए हैं। नहीं, योगी जी के संघ की पृष्ठभूमि नहीं जी रही। जी जी, लेकिन आज भी योगी जी संघ के बहुत प्यारे हैं, निश्चित रूप बहुत से, प्यारे योगी जी हैं। बिल्कुल। तो मेरी भी संघ की पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन मैं पूरी तरह से संघ के जो आचार विचार। 1999 के चुनाव के बाद सोनवीर सिंह जी आप नेपथ्य में क्यों चले गए राजनीति से? वो 200 कहानी ये हुई कि 2004 में जो था चुनाव हुआ, उसके बाद में जी। तो अमरपाल का टिकट कट गया मेरठ से, और वहां किसी ने टिकट दिया मेरठ का, मेरठ से। मेरठ का। जी। तो तब भी मैं उसमें था कि भाई टिकट मेरा होगा यहाँ से। मुजफ्फरनगर। लेकिन चूंकि वो अमरपाल का मैनेजमेंट जो था इस तरह स्ट्रॉन्ग था मेरे मुकाबले, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जी। और वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ हो। और अमरपाल जी के बारे में हम जैसे कार्यकर्ता भी बहुत कम जानते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में आप। नहीं, अमरपाल जी मैं तो वो अच्छे आदमी थे अमरपाल जी, ये कहता है। कहाँ के रहने वाले थे? वो उनका गांव था मोहाने के पास, कोई गांव था उनका। अच्छा, मुजफ्फरनगर से ही थे। नहीं, मोहाने के पास, मेरठ में। मेरठ 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 यहाँ मवाना मवाना। यहाँ तो ना इस लोकसभा के 5 गांव का नाम भी जानते थे अमरपाल जी को। अच्छा। वो चाहते थे, उन्होंने कहा मुझे तो यहाँ के 5 गांव का नाम भी जाने, पत्रकारों को पूछा है कि आप 5 गांव का नाम बता दो। तो कौन, गुजर थे या जा? नहीं, वो ठाकुर 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 ठाकुर। तो उनका मैनेजमेंट ये था ना, थोड़ा था वो प्रभावी जी। वो मेरा उतना नहीं था। तो वो तो 2004 प्राप्त करने में कामयाब हो गए। चला गया। फिर 2009 में राजनाथ जी ने अपना गाजियाबाद से लड़ने के लिए बीजेपी उससे पैक्ट किया लोकदल से, अजीत सिंह से, और वो सीट चल गई अनुराधा चौधरी। अनुराधा चौधरी तब भी मैं मुकाबले में था, लेकिन वो मेरी टिकट नहीं हुआ और राजनाथ जी वहां से बन गए, एमपी बन गए। लेकिन बीजेपी की सीट 10 की 10 ही रही। जी। 2004 में 10 सीट थी और 2009 में भी 10 सीट रही। अजीत सिंह की सीट 5 हो गई थी। बिल्कुल। 2 से या 2 सीट से साथ या 3 सीट से उनके पास 5 हो गई थी। ये 2009 की गाड़ी हुई। जी। अब आ जाओ आप 2014 में। जी। 2014 में भी मेरा बिल्कुल यही था, सभी लोग बताओ ये होगा, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग वो याद है, रास्ते याद है, तो उसी रास्ते में लोग चल के वो 2014 साफ हो गया। फिर 19 की आपके सामने ही है। जी जी। और 24 के आपके सामने ही है। ऐसा हो गया। हालांकि तब तक भी 24 तक भी रहा कि टिकट मेरा होगा 24 में। लेकिन वो स्थिति। तो संसदीय राजनीति के अलावा आपने किसी दूसरी राजनीति करने की इच्छा व्यक्त नहीं की? ये भी एक कारण। मैंने कभी संसदीय राजनीति हमेशा झुकाव उसमें संसदीय राजनीति 91 में भी कल्याण सिंह ने कहा कि अमरलाल जी ने कहा कि खतौली साहब को टिकट देंगे, आपको पार्लियामेंट का टिकट नहीं देंगे। भाई कोई बात नहीं, मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा, आपकी बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मेरा रहेगा पार्लियामेंट का रहा। सोनवीर जी, कोई भी नेता जब बनता है तो उसके कार्यकाल में कुछ चुनौतियां उसके सामने आती हैं, तो आपके संसदीय कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने कौन सी आई और कैसे आपने उसका मुकाबला किया? उस टाइम भी समाज में यही था, एक मुस्लिम अपीसमेंट और एक देशभक्ति। एक तरफ जो राजनीति थी वो देशभक्ति की थी जी। और एक तरफ थी अपीसमेंट थी। ये इन दो चीजों का मुकाबला था जी। यही संघर्ष आज भी चल रहा है जी। ये संघर्ष उस टाइम था, ये संघर्ष आज भी चल रहा है। अच्छा, कोई विशेष परिस्थिति नहीं बनी? हाँ, कोई चीज जैसे 2019 के बाद कोविड आया था, किसान आंदोलन आ गया था, तो ऐसी परिस्थिति उस समय किसान आंदोलन था उसमें जब हरिद्वार में चुनाव हुआ जी 98 में 98 तो तब वो सिसोली में वो बोर्ड लगे थे कि भाई बीजेपी का कोई अंदर घुस नहीं सकता जी। लेकिन मैं वहां गया, मैं कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, अपनी बात कहूंगा, अगर गलत है कोई मेरी बात तो मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्या दिक्कत है जी। और अगर कोई मारेंगे अपने मारेंगे, छाव में गिरेंगे, कोई नहीं वो बात तो सुनेगी। तो मैं होली चौक पर गया 98, तब भी डीएम ने मना करी, एसएसपी ने मना करी कि सिसोली मत जाना। मैं गया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं गया, चौधरी साहब बड़ा लगाव रखते थे, हमेशा बड़ा प्यार होता था, मिला मुझे। तो चूंकि वो देखते थे भाई ईमानदार है, देशभक्त। टिकैत साहब से भी मिलने गए आप? मैं बहुत बार पब्लिक मीटिंग करने चौधरी साहब से मैं उससे मिला, उससे बहुत बार मिला चौधरी साहब से। नहीं, चुनाव के दौरान जब आप गए तभी मिला मैं, उस दिन भी मिला? उस दिन नहीं मिला मैं, उससे पहले, उसके बाद मिला, फिर जीतने के बाद मिला। फिर तो जब भारतीय किसान यूनियन का जिक्र आ ही गया है तो मेरा सवाल भी था कि भारतीय किसान यूनियन के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारतीय किसान यूनियन बहुत सारी बात उनकी ठीक है जी,
लेकिन बहुत सारी इनकी बात बहुत सारी गलत भी है। जी जैसे नरेश टिकैत है, जी नरेश टिकैत की बातों में देशभक्ति ज्यादा झलकती है। जी, उनकी बातों में देशभक्ति ज्यादा होती है और अपने संगठन की सीधे साधे बेबाक तरीके से सीधे साधे बात कह देते हैं। होते हैं और अल्टीमेटली होता है कि मैं देश की बात करूं, जी। देशभक्ति की बात करूं। लेकिन राकेश टिकैत के जो वाक्य हैं उनमें बहुत बार अहंकार होता है जी और जो देश के उसमें वो तालमेल दिखाते कतई कोई तालमेल जी नहीं दिखाते। ये जी, ऐसा आपको लगता है। सोनवीर सिंह जी सिसोली से ही एक बहुत बड़ी शख्सियत भाजपा परिवार या संघ परिवार में हुए हैं, आदरणीय जयपाल सिंह जी, तो उन्हें आप किस तरीके से याद करेंगे? जयपाल जी का संघ और भाजपा में मुजफ्फरनगर में उनका विशेष स्थान है और उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे किया था, मीटिंग दी थी इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के फील्ड में, जब राम मंदिर के लिए नींव रखी गई थी, विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसके ऑर्गेनाइजर हुए थे और पूरी भाजपा पूरी संघ परिवार जो मुजफ्फरनगर का, उनके दिल में उनका विशेष सम्मान है। उनका बड़े मृदुभाषी, बड़े मिलनसार, किसी से ना नफरत, किसी से भी उनको नफरत नहीं थी। वो हर एक को प्यार करते थे, अगर चाहे किसी में कमी हो तब भी कहते थे, वो अच्छा ही हो तब भी वो कहते थे। तो वो विशेष स्थान सभी लोग उनको अपना एक तरह से अभिभावक मानते हैं, गुरुजी उनको को कहते थे और हम भी उनको बड़ा बड़ा भाई मानते थे। जी। सोनवीर सिंह जी 2024 का चुनाव मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो क्या कारण आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से भाजपा पिछड़ गई, तो इसके आपकी नजरों में क्या प्रमुख कारण है? टिकट गलत दिए गए जी। टिकट गलत दिए गए। संजीव जी से आपकी क्या अदावत है? कुछ भी नहीं, मैं तो संजीव के बारे में कभी ऐसी नहीं, आपने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कभी हमने आपको चुनाव में कोई पब्लिक मीटिंग करते हुए या कोई वो कुछ लोगों को अहंकार होता है ना, अहंकार होता है कोई को, तो वो समय वो उनकी निजी होती है वो, और वो जो मेरे कर्म है मुझे भरने पड़ेंगे जी। मैं कोई गलत काम छुप कर करूं, पब्लिक में करूं, कोई छुपता किससे है नहीं जी। वो सबके सामने आता है जी अब के चुनाव में जो हमारा बीजेपी का वोटर था वो जातियों में बिखर गया जी अब किसके कैरेक्टर से बिखरा ये आप जानते हैं जी। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा वोटर जो है वो 2014 में आंख नीच से मुझे वोट दे रहा है, 2019 में मुझे वोट दे रहा है और 2024 में वो बिखर गया, तो मुझे अपने वो करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। आपके इस आरोप को यदि सही मान लिया जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में तो आधे से ज्यादा सीटों पर भाजपा हार बता गई। मैंने वो जो था टिकट गलत, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई। जिनकी जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी उनको टिकट दी गई, जिसको जनता नहीं चाह रही थी उनको टिकट जी जी जी। मेन रूप से टिकट वितरण की वजह से जो पार्टी हमारी हारी वजह से जी। सोनवीर जी, मोदी जी से आपको क्या अपेक्षाएं अभी और हैं? मोदी जी, अमित शाह और हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत मजबूती से अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत रास्ता उन्होंने तय किया, बहुत कठिनाई उन्होंने पार की, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौती उनके सामने है। अमित शाह जी ने, योगी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जो इनका विजन, दोनों का विजन, हमारे तीनों नेता योगी जी, अमित शाह जी, मोदी जी, उन तीनों नेताओं का विजन वो इतना एक तरह से दूरदृष्टि है और देश हित में है कि वो एक एक स्टेप बहुत सावधानी से, बड़ी तेजी से उठाते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे उन्होंने वो पार किया, उसने क्या नाम, अभी अमित शाह जी ने नक्सलवाद खत्म किया। नक्सलवाद अब उन्होंने कहा कि एक एक बहुत विकराल समस्या है देश के सामने, भयंकर समस्या थी वो। बिल्कुल। योगी जी ने मुख्तार अंसारी जैसे पूरा माफिया नेटवर्क उत्तर प्रदेश से सफाया किया। अपराधी डर रहा कहने में, एक जमाना था कि अपराधी कह रहे खूब गर्व महसूस करता था। बिल्कुल। अब बिल में दुबक गए कि भाई मैं जमानतें अपनी निरस्त करा रहे हैं। हाँ, ये करा रहे हैं। तो अब वो आगे भी बहुत सारी उन्होंने कहा भाई चुनौती स्वीकार, अमित शाह जी ने कहा कि एक भी घुसपैठिए को नहीं छोड़ने गए जी। और बहुत सारे ये एक साथ चुनाव, सारे चुनाव एक साथ चुनाव होने चाहिए देश के, और आबादी पे भी सारे उनके चिंतन मनन चल रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव के आप पक्षधर हैं। हाँ, एक पक्ष ये होना चाहिए। होना चाहिए। वो चुनाव होते हैं तो खर्चा होता है बहुत ज्यादा। सोनवीर जी, यदि 1999 में आप चुनाव जीतते
तो क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपके शामिल होने की संभावनाएं थी, और इसके अलावा क्या आपने सोच रखा था मुजफ्फरनगर के लिए जो आप विशेष रूप से करते नहीं कर पाए और उसका आपको मलाल है? जब अपनी किलर गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, तो काम होते हैं, मौका मिलता है करने का। वो हमारा नहीं मिला जो भी था। 304 साल में 3 चुनाव लड़े गए, उसमें क्या दिल्ली गए, फिर चुनाव, दिल्ली गए, फिर चुनाव, दिल्ली गए, फिर चुनाव। तो ये आपने देखा है सभी, मौका मिलता तो ये आपके लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा है। 3 बार आपको मौका मिला है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है इतने अल्पकाल में। तो क्या मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना थी आपकी? वो 27 साल पहली बात होली क्या कह सकते हैं उसमें। राष्ट्रीय लोकदल से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, क्या आप मानते हैं कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहता है, और 27 के चुनाव में भाजपा को गठबंधन के साथ जनता के सामने जाना चाहिए या फिर अकेले जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेना चाहिए? निश्चित रूप से फायदा है, लोकदल को फायदा है और बीजेपी को फायदा है जी। और एक तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी हैं, अगर चौधरी साहब आज होते तो कहते भाई साथ रहो, मिलकर चलो जी। चौधरी चरण सिंह तो जल्दी होता आज, तो ये कहते हैं भाई मोदी से मिलकर चलो। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कौन सा फैसला आपको ऐसा लगता है जो चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित किया जाए? उनकी ईमानदारी, उनकी देशभक्ति जी, ये। बिल्कुल। अगला सवाल आपसे सोमवीर जी इसी बात को लेके है कि आप बहुत अल्पकाल के लिए सांसद रहे, आपने संघर्ष किया, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़कर भी आपने चुनाव लड़ा, दुर्भाग्य से आप चुनाव हार गए। तो क्या अभी आप उम्मीद रखते हैं पार्टी से, संगठन से कि आपको आगे 2029 में कोई मौका मिले, संगठन में कोई पद मिले, कहीं आपकी कोई नियुक्ति हो, किसी बोर्ड में आपको जगह मिले? 27 वर्ष हो गए मेरे चुनाव को जी। 99 में चुनाव लड़ा था, 27 साल हो गए, 26-27 साल हो गए। पार्टी हर कार्यक्रम में मैं पूरा एक्टिव रहता हूँ। ये पार्टी का काम है कि मुझे को दे ना दे मुझे इसकी। तो 29 में दावेदारी करेंगे? पार्टी एक बिल्कुल लड़ूंगा चुनाव क्योंकि 75 पार का नारा सेहत मेरी बिल्कुल सेहत फिट है, बहुत नेता का फिट है मेरी सेहत। बिल्कुल। तो बाकी तो पार्टी जो भी आदेश होगा, वो निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। सोमवीर जी, इतने लंबे समय तक आप राजनीतिक जीवन में रहे हैं, आपने समाज में उतार चढ़ाव देखे हैं, समाज को बदलता हुआ देखा है। सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं राजनीतिक जीवन में 90 के दशक में और अब में? क्या बड़ा परिवर्तन आपको महसूस होता है राजनीतिक सिस्टम में? ये जो है उस वक्त लोगों में बहुत प्यार था जी, आपसी उठ बैठ थी जी, हुक्के वाला मीटिंग होती थी गांव में, कल्चर थी, वो खत्म हो गया जी, और गांव में नशा बढ़ गया। जी, पहले गांव में आर्य समाज का ज्यादा प्रभाव था, जी, उस प्रभाव में शराब गांव में कम थी। जी, होली के अवसर पर कुछ लोग शराब पीते थे, जी, लेकिन अब लोग गांव में बहुत सारे ऐसे हो गए कि जो रोज शराब पीते हैं। ठेके खुल गए। और लड़कों में हर गांव में पहले उस टाइम पे हर लड़के गांव हर घर में एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आज हर कोई घर ऐसा बचा गांव में जिसमें शराब का चलन नहीं है। वो शराब ने खत्म कर दिया गांव की जो कल्चर थी, उसको डैमेज कर रही है। कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें गांव में आर्य समाज का अच्छा असर है, जी, वहाँ ऐसी लाइब्रेरी है। कुछ हमारे इस लोकसभा में ऐसे चंद गांव ऐसे हैं आज की डेट में जिन गांव में ऐसी लाइब्रेरी है, जी, तो वो अपने बच्चों को ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे, जी, वो आर्य समाज पे ध्यान दे रहे हैं। आर्य समाज का प्रभाव है तो दशा भी वहां कम है। तो ये चीज सोमवीर जी, ऐसा कहा जाता है, हालांकि आपने गलत टिकट वितरण को कारण माना है, लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2024 में जो दुर्गति हुई है वो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की वजह से हुई है। क्या आप ऐसी किसी लड़ाई को मानते हैं कि सच में कुछ है या मीडिया द्वारा बनाई गई सब? उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं। वो बड़े नेता का काम है, बड़े नेता का मामला है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जी, जी। अंतिम सवाल आपसे सोमवीर जी है, 2027 बिल्कुल सामने है, भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में आ चुकी है, तो क्या 2027 में योगी जी फिर तीसरी बार चुनाव जीत कर आ रहे हैं या कोई चुनौती आप मानते हैं? 2022 में जितनी मेजोरिटी
जो संख्या आई थी एमएलए की, बीजेपी की सरकार बनी मेजोरिटी से, जी उससे ज्यादा आएगी 2027 में। 27 में हो। कोई घर ऐसा नहीं, जैसा 2014 का चुनाव हुआ था, जी तो कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में मोदी जी का एक आदमी ना हो चाहने वाला। जी जो गांव घर का मुखिया था, हर घर में वो मोदी का चाहने वाला था 2014 में। बिल्कुल, वो उसी तरह से आज हर एक घर में आज योगी जी का चाहने वाला हर घर में। निश्चित रूप से उनकी मुस्लिम में भी, मुस्लिम में बहुत सारे घर ऐसे हैं मुस्लिम के भी, अगर पुरुष नहीं है तो महिला भी चाहने वाली है। जी। तो उसमें अब के निश्चित रूप से उससे ज्यादा मेजोरिटी आएगी, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद, बहुत ही कद्दावर और संघर्षशील, ईमानदार, परिश्रमी नेता श्री सोहनवीर सिंह जी। सोहनवीर सिंह जी ने अपने जीवन काल के बारे में, अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में विस्तार से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। अगले किसी कार्यक्रम में किसी नए मेहमान के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।